तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर संख्या पद्धति की। किसकी बात कर रहे हैं? संख्या पद्धति की। तो देखो इधर संख्या। अब अपन बात करेंगे ये जो संख्या है ये कितने प्रकार की होती है यहाँ पर, ये अपन बात करने वाले हैं। संख्या को अपन इंग्लिश में कहेंगे नंबर। बहुत ही बारीकी से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो संख्या है, संख्या आपके दो टाइप की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? या तो आपकी ये जो संख्या होगी, ये कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या। या तो संख्या वास्तविक हो सकती है, वास्तविक संख्या, या फिर आपकी जो संख्या है वो क्या हो सकती है? यहाँ पर काल्पनिक हो सकती है। ठीक है, या तो संख्या वास्तविक होती है या फिर ये क्या होती है? काल्पनिक होती है। ठीक है, ये जो वास्तविक संख्या है, इस वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों रियल नंबर। में हर बात बिल्कुल आराम से और तसल्ली से आपको बताने वाला हूं। इसको क्या कहेंगे अपन? रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, रियल नंबर। और जो काल्पनिक संख्या है इसे कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये इसे इमेजिनरी नंबर अपन यहाँ पर कहेंगे। तो संख्या कितने प्रकार की होती है? या तो आपकी संख्या वास्तविक होगी या फिर क्या होगी? यहाँ पर काल्पनिक होगी। ठीक है, तो या तो संख्या वास्तविक हो सकती है या संख्या क्या हो सकती है? काल्पनिक हो सकती है। दो तरह की आपको संख्या देखने को मिलेगी। और यही जो आपकी संख्या होती है काल्पनिक संख्या, इस काल्पनिक संख्या को अपन एक नाम से और जानते हैं और इसे अपन कहते हैं दोस्तों यहाँ पर अधिकल्पित संख्या। क्या कहेंगे? अधिकल्पित संख्या। इसे अपन अधिकल्पित संख्या के नाम से भी जानते हैं। और इसी संख्या को अपन ये कह सकते हैं कि ये आपकी कौन सी संख्या होगी? अवास्तविक संख्या होगी। इसे अपन अवास्तविक संख्या भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसके तीन नाम हुए। या तो आपकी संख्या वास्तविक हो सकती है या ये काल्पनिक हो सकती है। इस काल्पनिक संख्या को अपन अधिकल्पित संख्या भी कहेंगे और इसे अपन अवास्तविक संख्या भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो तीन नाम इसके मैंने बताए हैं। अब ये आपके मन में ये प्रश्न होगा, सर काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो देखो थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा। आपने आज तक देखा होगा कि अगर किसी भी अपन ऋणात्मक संख्या का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो किस में मिलता है? प्लस में मिलता है। किस में मिलता है? प्लस में। अगर मैंने माइनस की संख्या का स्क्वायर भी किया तो आपका आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, कोई सी भी संख्या हो अगर वो वास्तविक है, उसका आपने स्क्वायर किया तो आंसर आपका प्लस में आता है। लेकिन ध्यान रखना, ये ऐसी संख्या है अगर आपने इनका स्क्वायर किया तो यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। देखो कैसे? अगर मैंने लिखा कि √-2, अगर ये एक संख्या है और अगर मैंने इसका स्क्वायर किया, तो याद रखना आपका रूल है कि अगर किसी संख्या के ऊपर रूट भी लगा हुआ है, स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो दोनों रिमूव हो जाते हैं और क्या आएगा आपके पास में? -2। तो आप बताइए, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर आपको क्या मिल रहा है दोस्तों? नेगेटिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नेगेटिव। तो ध्यान रखना, ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाएगा? काल्पनिक संख्या है। इसका मतलब ये जो √2 है, माइनस में जो √2 है, ये कौन सी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। यानी कि ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो उस संख्या को अपन क्या कहेंगे? यहाँ पर काल्पनिक संख्या कहेंगे। आगे इस बात का जिक्र करेंगे। अभी केवल इसको इन शॉर्ट में अपन देखेंगे। आगे जब अपन सारी परिभाषाओं को समझेंगे तो वहां इसका और ज्यादा जिक्र करेंगे अपन। ठीक है, तो अभी तो हाल फिलहाल केवल इतना सा मैं बता रहा हूँ आपको। आगे की परिभाषा अपन पूरा डिटेल से समझेंगे। तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग क्या होना चाहिए? ऋणात्मक हो। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसका वर्ग, जिसका वर्ग, जिसका वर्ग जो है दोस्तों वो क्या होना चाहिए? यहाँ पर ऋणात्मक हो। तो ऐसी संख्या को यहाँ पर क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। ठीक है, तो जिसका वर्ग यहाँ पर ऋणात्मक होगा उस संख्या को यहाँ पर काल्पनिक संख्या कहा जाएगा। अब बात करते हैं चलो वास्तविक। तो ये ऐसी संख्या हो गई जिनका स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वो सारी वास्तविक संख्याएं होती है। तो क्या अब ये देख सकते हैं क्या आपकी ये जो संख्या है, काल्पनिक संख्या का तो और कोई प्रकार है नहीं, लेकिन वास्तविक संख्या फिर जो है आपके ये दो संख्याओं से मिलकर बनती है। अब वो दो संख्याएं कौन सी है? जरा देखो, जो वास्तविक संख्या है इसमें दो संख्याएं सम्मिलित अपन करते हैं। एक संख्या होती है आपकी परिमेय संख्या, नाम आपने सुना होगा। एक संख्या तो कौन सी है आपकी?
परिमेय। ठीक है, तो एक संख्या तो हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को अपन कहेंगे दोस्तों रैशनल नंबर। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। और जो दूसरी संख्या है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो वास्तविक संख्या है वो दो संख्याओं से मिलकर बनती है, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और जो अपरिमेय संख्याओं का समूह है उसे अपन यहाँ पर वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं, या उसे अपन क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो परिमेय संख्या है ये फिर तीन संख्याओं से मिलकर यहाँ पर बनती है। और वो कौन कौन सी है? देखो, ये जो परिमेय संख्या है इसी परिमेय संख्या पर अपन शामिल करते हैं कौन सी संख्या को? वो है आपकी प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या को अपन कहेंगे दोस्तों यहाँ पर नेचुरल नंबर, यानी कि एन से इसको डिनोट करेंगे। आगे डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, मैं आपको केवल एक पहले फैमिली के बारे में समझा रहा हूँ। इस नंबर फैमिली में इन इन लोगों को अपन क्या करते हैं? शामिल मानते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या भी शामिल होती है। मतलब यूं कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब क्या होती है? परिमेय होती है, ये ध्यान रखना। दूसरी जो संख्या होती है वो होती है आपकी यहाँ पर कौन सी? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या, यानी कि इसे अपन कहते हैं यहाँ पर ओल नंबर। ठीक है, ओल नंबर। और तीसरी जो संख्या इसमें अपन शामिल करते हैं वो हो जाएगा आपका क्या? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। क्या करते हैं? इंटीजर्स, यानी कि आई से इसको अपन डिनोट करेंगे, कहीं कहीं जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों संख्याएं हैं ये इस प्राकृत संख्याओं के ग्रुप में क्या रहेगी? शामिल रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहीं से ये जो पूर्णांक है इन पूर्णांक को भी अपन और कैटेगरी में यहाँ पर क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। इनमें से अपन और संख्या निकाल सकते हैं। और वो कौन कौन सी संख्या होती है जरा ध्यान दें। ठीक है, और कौन कौन सी संख्या अपन यहाँ से निकाल सकते हैं जरा देखो। यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई आपको? यहाँ पर अब देखो, इन संख्याओं में से अपन देख सकते हैं ये जो पूर्णांक है इसी में से अपन संख्या निकाल सकते हैं सम संख्या। आपने नाम सुना होगा सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। सम संख्या मतलब इवन नंबर। दूसरी जो संख्या आती है वो कौन सी है आपकी? विषम संख्या। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। एक तो हो जाएगी आपकी सम संख्या और एक हो जाएगी आपकी विषम संख्या। सम संख्या और हो जाएगी आपकी यहाँ पर विषम संख्या। विषम संख्या। और विषम संख्या को अपन डिनोट करते हैं किससे? ओ से। अगली जो संख्या आती है आपकी वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या। अगली जो संख्या आती है वो हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और अगली संख्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर सह अभाज्य संख्या। आगे सभी का जिक्र करेंगे अपन यहाँ पर। अभी केवल अपन फैमिली देख रहे हैं कि भैया इस फैमिली में कौन कौन शामिल है। ठीक है, सहभाज्य संख्या। इसके बाद एक संख्या और आती है उसे कहेंगे अपन पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पूर्ण वर्ग संख्या। और इसी में अपन एक संख्या और शामिल मानते हो जाएगा आपका पूर्ण घन संख्या। तो अगली जो संख्या है वो कौन सी रहेगी? पूर्ण घन संख्या। तो ये जितनी भी संख्या मैंने लिखी है ये पूरी संख्या फैमिली को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये देखा है। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो मैंने आपको ये समझा कि जो नंबर हैं वो नंबर आपके दो टाइप के होंगे। संख्या दो प्रकार की होती है, या तो आपकी संख्या वास्तविक रहेगी या संख्या क्या होगी? काल्पनिक होगी। फिर ये जो वास्तविक संख्या है ये दो प्रकार की होती है, या तो आपकी संख्या परिमेय होगी या फिर संख्या क्या होगी? अपरिमेय। वो क्या होगी वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इस परिमेय संख्या में अपन तीन संख्या इंक्लूड करते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है, और इसमें से ही अपन और संख्या भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, सम संख्या, विषम संख्या। हालांकि ये ध्यान रखना ये कोई इसके प्रकार नहीं है, ये तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें से अपन और संख्या को निकाल सकते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्णघन संख्या। तो ये जो संख्या है ये सारा है, जितनी भी संख्या आपको दिख रही है ये नंबर फैमिली है दोस्तों। और इन्हीं सभी संख्याओं की जानकारी आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये पूरा एक नंबर फैमिली है जिसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से बढ़ते हैं अपन आगे।
एक एक संख्या की अपन जानकारी यहाँ पर लेंगे कि भैया एक एक हर एक संख्या को आपको पहले समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन संख्या ले रहे हैं यहाँ पर कौन सी, प्राकृत संख्या। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, पहले नंबर पे जो संख्या है आपकी वो कौन सी हो जाएगी, प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है दोस्तों, वो हो जाएगी आपकी प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ये मेन मुद्दा है। प्राकृत संख्या जिसको अपन इंग्लिश में कहेंगे यहाँ पर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जानते हो ना प्राकृत संख्या को, कि प्राकृत संख्या अपन किसे कहेंगे, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं अपन, कि भैया नेचुरल नंबर क्या होगा, इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब शुरुआत हुई थी, आपको पता है कि पहले एक से लेकर के 9 अंक थे, लेकिन आपकी गिनती पूरी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद आर्यभट्ट ने जीरो दिया, जैसे जीरो की यहाँ पर खोज होती है और उसके बाद क्या है, आपकी गिनती पूरी हो जाती है। तो ध्यान रखना, प्राकृत संख्या का मतलब होगा भैया गिनती, काउंटिंग, कहाँ से काउंटिंग आपकी शुरू होती है। तो याद रखना, इसको अपन इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि भैया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं गिनती की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, गिनती की। तो प्राकृत संख्या मतलब हम जिक्र कर रहे हैं किसका, गिनती का। और आप अच्छी तरह से ये जानते हो, गिनती मतलब काउंटिंग। तो आप जब भी काउंटिंग शुरू करते हो, बताओ क्या काउंटिंग कभी आपने जीरो से शुरू करी क्या, काउंटिंग हमेशा कहाँ से शुरू होती है, एक से। तो ध्यान रखना, ये जो प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या भी कहाँ से शुरू होती है, एक से। तो एक से लेकर के इनफाइनेट, इनफाइनेट मतलब अनंत तक की ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को अपन क्या कहेंगे भैया, प्राकृत संख्याएं कहेंगे। और इनको अपन किससे डिनोट करते हैं, इनको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। बस आपको पता होना चाहिए, कोई एग्जाम में आपसे कोई परिभाषा तो पूछेगा नहीं वो, लेकिन आपको पता होना चाहिए भैया कि प्राकृत संख्या किससे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या की जो शुरुआत होती है वो एक से होती है, ठीक है। इसको एन से डिनोट किया जाएगा, इसको काउंटिंग भी अपन कहेंगे या गिनती अपन कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एन है, ये एक सेट है, किसका सेट है, प्राकृत संख्याओं का। तो एक ये हो जाएगा 1 2 3 4, और ये कहाँ तक चलेगा आपका, इनफाइनेट तक। तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर के इनफाइनेट तक के जितने भी नंबर है वो प्राकृत संख्याओं के ग्रुप में शामिल है। किसमें शामिल होंगे, प्राकृत संख्याओं के ग्रुप में यहाँ पर शामिल होंगे, उन्हें अपन प्राकृत संख्याएं कहेंगे। तो ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, ये प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं आपके, अब वो प्रश्न क्या बनेंगे, उनके जवाब आपको आना चाहिए। देखो, अगर डेफिनेशन बताए तो हर एक प्रश्न का जवाब आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो इधर, पहला ये बनता है कि ये बताइए सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो आप ये बताइए सबसे छोटी ये जो प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या ये कौन सी है, बता सकते हो। अब डेफिनेशन पता है तो कोई बड़ी बात है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात अपन को करनी है। तो बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। वो तो आपको दिख भी रहा होगा, बताइए। तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है, अगर डेफिनेशन पता है तो आंसर आपका आ जाएगा कि भैया सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है कौन सी है, 1 है। कौन सी है, 1। डेफिनेशन आपको पता है इसे। अगला है आपका, आपसे ये पूछा जाए, आप ये बताइए सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या। अब आपको विषम ये पूछ रहा है, लेकिन प्राकृत भी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन सी होगी। तो भी आपका जवाब कितना आएगा, वो भी एक ही होगा, क्योंकि एक कौन सी संख्या है, विषम है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं कि छोटी सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या की अगर बात करें कि भैया बताइए सबसे छोटी जो सम प्राकृत संख्या है वो कौन सी है, सम प्राकृत संख्या। तो बताइए सबसे छोटी जो सम प्राकृत संख्या है वो कौन सी हो जाएगी आपके यहाँ पर, वो हो जाएगी 2, ये सबसे छोटी है। हाँ, अब ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए आपका जवाब क्या होना चाहिए, बताइए कि सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या आप बता सकते हो। अगर बता सकते हो आप कमेंट कीजिए, देखिए। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी विद्यमान है, आप बताइए। तो सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या है, आप ये कहोगे सर इनफाइनेट। तो ध्यान रखना, इनफाइनेट कोई नंबर नहीं है, अनंत का मतलब होता है जिसका कभी एंड ना हो। अब जिस संख्या का कभी एंड होगा ही नहीं, तो आप सबसे बड़ी कैसे बताओगे, बताइए।
और कोई डिस्टेंस अगर चलती जा रही हो जिसका एंड ही नहीं, तो आप सबसे बड़ी डिस्टेंस कैसे बता सकते हो? तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी ये जो संख्या है इनफाइनेट, तो आप इनफाइनेट कभी भी आंसर नहीं दोगे, इनफाइनेट कोई संख्या नहीं है। पहले बात तो ये याद रखें। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो भैया ये इनफाइनेट ये कोई संख्या नहीं है। एक तो इस बात का ध्यान रखिए, कोई संख्या नहीं है। इनफाइनेट का मतलब अनंत से भी आगे, है ना, कोई संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना। इनफाइनाइट कोई संख्या यहाँ पर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर कहोगे कि सबसे बड़ी संख्या आपके पास है ही नहीं, सबसे बड़ी संख्या अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब आपका जवाब होना चाहिए विद्यमान नहीं। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी संख्या जो है वो विद्यमान नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर इस शब्द की जगह अलग अलग शब्द का यूज कर लेता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना भैया क्या क्या शब्द यूज कर सकता है। भैया इसकी जगह वो लिख सकता है अपरिभाषित है। क्या यूज कर सकता है? अपरिभाषित। पर आपको अपरिभाषित नहीं होना है। ठीक है, ध्यान रखना, वो कभी अगर इस शब्द का यूज करे तो भी एक ही बात होगी, वो इस जगह एक शब्द का और यूज कर सकता है, इंग्लिश में भी तो यूज कर सकता है, तो वो ध्यान रखना। ए इंग्लिश में एक शब्द यूज करेगा, वो रहेगा आपका नॉट डिफाइंड, मतलब इस संख्या को अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे भी वो कह सकता है। या ये कह सकता है भाई विद्यमान नहीं है, तो यहाँ पर क्या कह सकता है? परिभाषित नहीं है, वो ऐसे भी लिख देगा। क्या लिखेगा? परिभाषित नहीं है। तो अगर वो परिभाषित नहीं है तो फिर क्या है? वो अपरिभाषित है। कभी कभी वो शब्दों का यूज कर लेता है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। परिभाषित नहीं तो भी वही बात होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या है वो अवेलेबल नहीं होगी। सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या है वो विद्यमान नहीं है, क्योंकि वो अनंत अनंत कोई संख्या नहीं है। अनंत का मतलब ये होगा कि जिस संख्या का कभी अंत ना हो, उसे अपन कौन सी संख्या कहेंगे? सबसे बड़ी संख्या। जब संख्या है ही नहीं तो सबसे बड़ी संख्या क्या बताओगे आप? तो ध्यान रखना, ये था प्राकृत संख्या के बारे में। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या का मतलब यहाँ पर क्या है। एक से लेकर के इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर है, ये जो समुच्चय सेट जो बन रहा है, ग्रुप जो बन रहा है, ये क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसको अपन काउंटिंग या गिनती भी कह सकते हो। जब भी काउंटिंग अपन शुरू करेंगे तो काउंटिंग हमेशा अपन कहाँ से शुरू करते हैं? वन से शुरुआत करते हैं। तो ये जो इसको डिनोट करते हैं अपन, एन से डिनोट करते हैं। तो एन एन जो है, एन का मतलब हो जाएगा वन से लेकर के इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर हैं, उसे अपन यहाँ पर कहेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जा रहा है, ये बताइए सबसे बड़ी सॉरी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? आपका जवाब वन होगा। अब प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन सी है, तो भी आपका जवाब वन होगा। अगर पूछा जाए सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या, तो अब एक आपका सम नहीं है, तो फिर क्या आएगा आपका? दो सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो वो विद्यमान नहीं है, नॉट अवेलेबल है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपन अगली संख्या की बात करते हैं। और अगली संख्या के बारे में बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसी को और ब्रीफ में समझाने का प्रयास करूंगा आपको। आगे देखो, यहीं से आगे आपकी शुरुआत होती है। कभी कभी एग्जाम में वो ये पूछता है, ठीक है, तो स्टार लगा के लिखेंगे अपन। वो आपसे ये कहेगा कि आपको तीन प्राकृत संख्या लगातार दे रखी है ना, तीन क्रमागत, तीन क्रमागत प्राकृत संख्याएं, तीन क्रमागत प्राकृत संख्याएं वो देगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना, तीन क्रमागत अगर प्राकृत संख्याओं का जिक्र करे, तो आपको तीन क्रमागत जब भी प्राकृत संख्या मानना हो, तो आप किस तरीके से मानोगे कि अगर पहली संख्या आपने एक्स मानी यहाँ पर, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? आपकी एक्स प्लस वन होगी, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? एक्स प्लस टू हो जाएगी। आगे भी अगर वो माने, पर जरूरत तीन की ही पड़ती है, मोस्टली वो तीन पर आधारित प्रश्न यहाँ पर वो पूछता है। तो तीन क्रमागत प्राकृत संख्या जब भी आपको मानना हो, तो आप क्या समझते हो कि पहली संख्या अगर एक्स है, तो दूसरी क्या होगी? एक्स प्लस वन, और तीसरी क्या हो जाएगी? एक्स प्लस टू। वो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि आपने पहली संख्या यहाँ पर कितना ले लिया? 10 लिया, तो ऑटोमेटिक आपको बताया अगली संख्या मुझे क्या लेना पड़ेगा? 11 लेना पड़ेगा। और अगली संख्या कौन सी लेनी पड़ेगी? 12 लेनी पड़ेगी। तो अगर आपने इसको एक्स मान लिया, तो ये क्या है? एक्स प्लस वन है, और ये क्या है? एक्स प्लस टू है। तो वो इसी तरीके से आपको मानना होता है। ठीक है, तो अगर कभी भी तीन प्राकृत संख्याओं की आपको जरूरत पड़े, तो आप इस प्रकार से ध्यान रख लेना कि ये तीन क्रमागत अपन प्राकृत संख्या इस प्रकार से चूज करते हैं। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, अगर वो कहे भैया कि तीन क्रमागत सम या विषम पूछे, तीन क्रमागत, तीन क्रमागत, अब वो सम भी दे सकता है, विषम भी दे सकता है। तीन क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, सम हो या विषम हो प्राकृत संख्या, अगर इनका जिक्र क्वेश्चन में किया गया है, तो भी अब आपको क्या मानना है? तो ध्यान रखना है
कि अगर तीन क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्या हो, तो अगर पहली संख्या x है, समझना इस बात को, मैं आपको बनाना सीखो तो रटने की एक भी जरूरत नहीं है। अगर मान लो पहली सम संख्या आपने 4 ले ली, तो बताओ अगली सम संख्या आपको क्या लेनी होगी, 6 लेनी होगी, और इसके बाद अगली सम संख्या कितनी लेनी होगी, 8 लेनी होगी। अब ये मान के चलो कि मैंने 4 को x से मान लिया कि x का मान किसके बराबर है, 4 के, तो बताओ 6 का मान किसके बराबर होगा, आप यही तो कहोगे कि ये x प्लस 2 के बराबर होगा। फिर 8 किसके बराबर होगा, तो आप ये कहोगे कि ये x प्लस 4 के बराबर होगा। बताइए, तो जब भी सम और विषम चुननी है तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 2, फिर तीसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 4। अब आपके मन से अगर विषम ले तो भैया विषम का भी यही कंसेप्ट है। देखो, अगर मान लो मैंने पहली विषम संख्या 3 ले ली, तो अगली विषम संख्या मुझे क्या लेनी होगी, 5, और अगली विषम संख्या मुझे क्या लेनी होगी, 7। तो बताइए, अगर मैंने इसको x मान लिया कि x का मान 3 के बराबर है, तो बताइए 5 को मैं क्या लिखूंगा, 5 को मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 2, और 7 को मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 4 लिखूंगा यहाँ पर। तो बताइए, पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या और तीसरी विषम संख्या, तो बताइए क्या फिर भी वो इसी रूप में आ रही है। तो ध्यान रखना, चाहे संख्याएं सम हो चाहे विषम हो, आपको प्राकृत संख्या 3 क्रमागत अगर माननी है तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर सकते हो, मान सकते हो। अब आप ये करोगे सर दोनों में सेम कैसे आई, भैया इसका मतलब है कि दोनों में सेम डिफरेंस चल रहा है। अगर इनमें डिफरेंस की बात करें तो कितने का डिफरेंस चल रहा है, 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। सम संख्या की बात करें तो देखो इनमें भी डिफरेंस था, कितने का डिफरेंस था, 2 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस था, 2 का। ठीक है, तो डिफरेंस सेम होने की वजह से संख्या अपन सेम मानते हैं, ये ध्यान रखना। अब वो इन पर आधारित जब भी प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न क्या है कि अगर देखो कोई सा भी सवाल वो दे दे, ध्यान रखना, इस पर आधारित वो क्वेश्चन देगा ही देगा आपको कि भैया आपसे ये कहा जाएगा कि 3 प्राकृत संख्या का योग आपको दे रखा है जो लगातार आती है, 3 क्रमागत। अब चाहे वो प्राकृत संख्याएं दे दे या सम और विषम दे दे, अब उसको सोल्व अगर करना है तो सोल्व करने का बहुत ही शानदार तरीका है कि अगर वो 3 क्रमागत संख्याओं का योग आपको देता है और संख्या आपको निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे। तो ध्यान रखना, इसके केस में क्या करोगे, देखो, अगर ये कोई सा भी सवाल इसमें से आ जाए इस तरह से, और इनका योग 3 की बात कर रहा हूँ, 3 संख्याओं की मैं बात कर रहा हूँ, 3 संख्याओं के योग की बात कर रहा हूं मैं, और ऐसा सवाल वो देता है, अगर 3 संख्याओं का वो योग आपको दे दे और आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, योग, तो ध्यान रखना इस योग को आप डिवाइड करोगे किससे, 3 से। जो भी योग होगा उसको आप 3 से डिवाइड करोगे, और 3 से डिवाइड करने के बाद अगर जो भी संख्या आपको मिलेगी तो ध्यान रखना वो जो संख्या आएगी वो कौन सी संख्या आएगी, मध्य संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी, मध्य। ठीक है, और इससे पहले जो नियम के अकॉर्डिंग है, इसके पहले और उसके बाद की संख्या आप क्या कर सकते हो, ये इसके पहले वाली संख्या होगी, पहली संख्या होगी, ये पहली संख्या है, और ये हो जाएगी आपके यहाँ पर बाद वाली संख्या, क्या हो जाएगी, बाद की संख्या, है ना। तो ये कह सकते हैं बड़ी संख्या, आप कह सकते हो, ये क्या कह सकते हो आप यहाँ पर, ये अंतिम संख्या है, ये अंतिम संख्या होगी, अंतिम संख्या। तो ध्यान रखना, जो सबसे पहले वाली संख्या है ये तो क्या होती है, छोटी, ये इनमें सबसे छोटी होती है, और ये क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेके भी समझा रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 3 संख्या आपको दे रखी है, और 3 जो संख्या है उन 3 संख्याओं का जो योग है वो 33 है। कितना दे रखा है आपको, 33। सवाल कोई सा भी हो सकता है। अब आपको संख्या निकालने के 3, वो संख्या कौन सी है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या आपको दे रखी है, और इनका जो योग आपको दे रखा है वो योग कितना दे रखा है, 233 दे रखा है। देखो इधर, ये आपको दे रखा है यहाँ पर, इनका जो योग है वो योग आपको दे दिया 33, इनका योग कितना है, 33 है। अब आपसे वो क्या पूछेगा, पहली संख्या बताओ, मध्य संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ, इनमें से जिनका योग 33 है, इनमें से आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, मध्य संख्या बतानी है। तो तरीका क्या होगा भैया, आपको 33 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो बताइए क्या आया, 11 आया। इसका मतलब ये जो संख्या है ये कौन सी है, मध्य वाली है। अब बताओ, इसके पहले वाली संख्या कौन सी है, 10 है। इसके बाद वाली संख्या कौन सी है, 12 है। तो बताओ ये छोटी हुई कि नहीं हुई, तो ये छोटी वाली संख्या हो जाएगी, और ये कौन सी संख्या हो जाएगी, बड़ी वाली संख्या, ये हो जाएगी बड़ी संख्या। बताओ तीनों संख्या आपके पास आई कि नहीं आई, आगे इस प्रकार से। तो देखो, ऐसे योग वो दे देगा आपको क्वेश्चन में, अब चाहे सम विषम का दे दे या प्राकृत संख्या को दे दे, कोई सा भी दे सकते हैं, लेकिन जो योग होगा उस योग को 3 से डिवाइड कर लेना, आपके पास कौन सी संख्या आ जाएगी, मध्य वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, और
सबसे छोटी भी निकाल सकते हो, सबसे बड़ी भी, पर ध्यान रखना अगर वो क्रमागत कहे तो तीनों संख्या क्रमागत होनी चाहिए। अगर वो विषम संख्या की बात करें तो बताओ 11 के पहले विषम संख्या कौन सी मिलेगी, 9, तो फिर आंसर ऊपर 9 जाएगा। इसके 11 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी, तो फिर वो 13 आंसर आएगा अगर वो विषम संख्या की बात करेगा तो इस प्रकार से अपन सबसे छोटी सबसे बड़ी इन संख्याओं को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आपको कंप्लीट हुई होगी। क्लियर है? तो ये निकालने का तरीका हुआ कि भैया कैसे निकालोगे आप। अपन जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि ये चीज मैंने आपको वहां पर समझाई थी। तो बताओ ये चीज क्लियर है सभी को? ठीक है, तो तीन क्रमागत प्राकृत संख्या अगर माननी है तो आप इस तरीके से मानोगे। अब और क्या कंसेप्ट है प्राकृत संख्या को लेकर, वो भी मैं बता देता हूँ, जरा देखो। अगर आपसे ये कहे, जैसे आपको मैं मोस्टली जोड़ने की बात करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि 1+2+3+4+5, अगर इसको जोड़ना हो तो आप आसानी से जोड़ सकते हो। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप नहीं जोड़ पाओगे। आप ये कहोगे 3 और 3 6, 10 और 15, मतलब आंसर जो आ रहा है 15 आ रहा है। लेकिन अगर इन्हीं संख्याओं को मैं आगे बढ़ा दूं, जैसे 10 तक ले लूं या 100 तक ले लूं, तो क्या आप काउंट मोस्टली डायरेक्ट 100 तक जोड़ पाओगे? तो कोई ना कोई नियम होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप उसको जोड़ सकते हो। तो जोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए? देखो कितनी संख्या है टोटल, 5 है ना, तो आपको जोड़ने का तरीका समझा रहा हूँ। आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है किससे, एक ज्यादा से, मतलब 6 से, और इसका कर दो आप आधा। क्या कर दोगे, आधा। तो पांचम कितना होता है, 30 होता है। 30 का आप हाफ कीजिए, तो 30 का जब हाफ करोगे तो बताइए कितना मिल जाएगा आपको, 15। बताओ योग आया कि नहीं आया? तरीका यही रहेगा। अब आप कोई से भी संख्या हो आप योग निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना शुरुआत एक से होनी चाहिए। एक से अगर लगातार की बात करो, ऐसा नहीं है कि कल से कोई 10 से शुरुआत करे और 20 तक की संख्या को तो फिर आप 20 का 21 से गुणा करो, फिर नहीं। प्राकृत प्रथम जहां से शुरू होती है वहां से, तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, एक से, तो वहीं से आपको इसको लेना है। जैसे मान लीजिए मैं इसको आगे और बढ़ा देता हूँ। अब आपके बने सर इसको इसका योग निकालना है अपन को, तो बताओ 1 से लेकर के 7 तक की जितनी भी प्राकृत संख्या है इनका योग चाहिए। तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बताइए। 7 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 8 से। तो जब 7 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे उसका आधा कर दो, तो कितना हो गया, 56। 56 का आधा कितना होता है भैया, 28। कितना होता है, 28। तो बताइए इनको जोड़ के देख लो आप, 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप आराम से कहोगे हाँ सर इनका योग कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। चाहे आप जोड़ के देख लो, यहाँ तक 15 हो चुका था। उसके बाद 6 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 21। 21 में 7 और ऐड कीजिए, बताओ कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो इस प्रकार से अपन सारी प्राकृत संख्याओं को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो तरीका क्या समझा, कि अगर ये संख्या एन है तो एन का गुणा एक ज्यादा से कर रहे हैं, तो मतलब एक ज्यादा मतलब n+1, और बटे क्या कर रहे हैं अपन, 2। तो बताइए इस तरीके से अपन सारी ही प्राकृत संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। ये योग निकालने का तरीका रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे। तो ठीक है, देखो स्टार लगा के लिखेंगे अपन, प्रथम प्रथम एन। ये प्रथम शब्द का मतलब है कि शुरुआत एक से होनी चाहिए, ये ध्यान रखो। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग अगर आपको चाहिए, तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एन, और क्या आ जाएगा आपका n+1, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो इस सूत्र के द्वारा अपन प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम, हर जगह में एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, हर तरीके पर यह सवाल कैसे पूछेगा। आपसे पूछ लिया, बताइए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। अगर आपको प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग पूछे, का योग आपको यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है कि जो पहली 10 प्राकृत संख्या है इनका योग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भैया 1 से 10 तक लिखना है। अब 1 से 10 तक लिख के अगर इनको आप जोड़ोगे, तो वो जोड़ने में तो दिक्कत आएगी ही सही, कि आप इनको कैसे जोड़ पाओगे, जोड़ने में दिक्कत आएगी। तो तरीका मैंने आपको समझाया कि कितनी संख्या है, ये टोटल 10 है। तो आपको तरीका क्या समझाया भैया, कि 10 का गुणा आप किससे करोगे, तो 10 का गुणा कर दो आप सूत्र के आप नियम के अकॉर्डिंग चलो। 10 का गुणा करेंगे 11 से, और इसका क्या कर देंगे, आधा। तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बार कट गया है। कितनी बार कटेगा, 5 बार। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 11 पंजे कितना होगा, 55। तो आप जोड़ के देख लीजिए, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग जो आ रहा होगा वो 55 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, 55। नहीं यकीन हो तो आप जोड़ के देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो या तो सवाल इस तरीके से पूछेगा, या क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी पूछ सकता है। ऐसे नहीं देगा, कोई क्वेश्चन ऐसे भी देगा कि 1+2+3+4+
ऐसे करके वो संख्या आपको दे देगा और लास्ट में कर देगा या क्या भैया 20 तक की जो संख्या है इनका आपको क्या चाहिए, योग चाहिए। भैया 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को अगर आपको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखो आप यहाँ पर क्या, अगर 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर 1 से 20 तक की जो संख्या है उसको जोड़ने का तरीका क्या होगा। टोटल संख्याएं कितनी है, 20 है। कंसेप्ट क्या है कि आपको 20 का मल्टीप्लाई करना है किससे, एक ज्यादा से। तो यहां आ जाएगा आपके पास में कि 20 का मल्टीप्लाई करोगे 21 से और इसका करोगे आप हाफ, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 10 बार कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो जाएगा आपका 210, यानी कि 210। मतलब 1 से लेकर के 20 तक की जो प्राकृत संख्या है इनका जो योग आएगा वो योग कितना हो जाएगा, 210 होगा। कितना होगा, 210। वो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे नहीं पूछे तो वो क्वेश्चन इस तरीके से भी देगा। देखो आप यहाँ पर कि भैया 1 से लेकर के 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं, 1 से 50 तक की प्राकृत जो संख्याएं हैं इन प्राकृत संख्याओं का आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 1 से जो 50 तक की प्राकृत संख्या है इनका योग कितना हो जाएगा ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा, तरीका वही रहेगा। भैया 1 से 50 तक की प्राकृत संख्या चाहिए तो भैया 50 का मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 50 का मल्टीप्लाई कीजिए 51 से और इसका कर दीजिए आप हाफ। तो बताओ कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 25 बार कैंसिल हो जाएगा। और 25 का जब इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25, ठीक है। 125 और 2 यानी कि 127, मतलब कितना आएगा, 1275 आ रहा है। तो 1 से लेकर के 50 तक की जो प्राकृत संख्या है इनका योग कितना मिलेगा दोस्तों, 1275 मिलेगा। ठीक है। राधे राधे, कृष्णा मीणा जी स्वागत है आपका। कोई डाउट हो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन प्राकृत संख्याओं को क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा आगे का सोचता है, जब एग्जामिनर यहाँ पर सोचेगा ना तो थोड़ा सा आगे सोचता है। वो ऐसे थोड़ी देगा, भैया उसको पता है मुझे कॉम्पिटिशन एग्जाम लेना है तो वो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं देता है। वो थोड़ा सा आगे सोचता है। और वो आगे क्या सोचता है जरा देखो, वो आगे ये सोचता है, क्वेश्चन इस तरीके से देगा आपको। और क्वेश्चन क्या देगा जरा देखो, वो ये कहेगा कि 11 से लेकर के 11 से 20 तक की जो प्राकृत संख्या है, 11 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं की प्राकृत संख्याओं 11 से 20 तक की जो प्राकृत संख्या है इन प्राकृत संख्याओं का आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। 11 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। 11 से 20 तक की जो प्राकृत संख्या है इनका योग निकालना है। कर देना यहाँ से। अब वो यही बच्चा कंफ्यूज होता है सर अब क्या करना था। अभी तक तो अपन ने देखा शुरुआत 1 से हो रही थी तो 1 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि भैया 11 से जो 20 तक की प्राकृत संख्या है इनका योग आपको निकालना है, अब योग करके बताना है। तो ध्यान रखना ऐसे सवाल अगर आएगा तो कैसे करोगे आप जरा देखो। सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि भैया आप शुरुआत जब करोगे तो 1 से शुरुआत करो। तो पहले एक काम करो, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का आप योग निकाल लो। तो वही तरीका, 1 से 20 तक की जो प्राकृत संख्याओं का योग निकालोगे तो क्या आएगा, 20 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 21 से। इसका कर दोगे आप आधा तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 10, मतलब 210। तो बताइए 1 से 20 तक की जो प्राकृत संख्या है उनका योग तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। लेकिन भैया आपको तो 11 से 20 तक का चाहिए था। मतलब आपने कौन सी संख्या छोड़ रखी है, 1 से 10 तक की नहीं है। मतलब 1 से 10 तक की संख्या को आपको हटाना है तो आपको 1 से 10 तक का भी योग निकालना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से भैया 1 से लेकर के 10 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं इनका भी आपको योग निकालना है। तो 1 से 10 तक की जो प्राकृत संख्या है, जब इनका योग निकालोगे तो 10 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 11 से, और इसका करोगे आधा। बताओ कितना आ जाएगा, 55। तो बताओ 1 से 10 तक की जो प्राकृत संख्या है इनका योग कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। तो बताओ आपको इनको, इन संख्याओं को हटाना है, इनको रिमूव करना है। इनको आपको क्या करना है भैया, रिमूव करना है, हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि आपको 1 से 10 तक नहीं चाहिए, आपको 11 से 20 तक। तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को इनका जो योग है उसको आपको क्या करना है, हटाना है। इसका मतलब आप इसको माइनस कीजिए। तो माइनस किया तो 210 में से जब 55 को मैं माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा आपके पास में, 5, कितना आ जाएगा, मतलब 155। तो आप ये कह सकते हैं भैया कि 11 से लेकर के 20 तक की जो प्राकृत संख्या है इनका जो योग आएगा वो कितना आएगा, 155 आएगा। कितना आएगा, 155। बताइए कोई दिक्कत है।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इस तरह से वो प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछता है। तो मेरे ख्याल से चारों टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो कोई डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बताओ क्लियर है ये मामला? अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे क्या करना है। आगे देखो, अभी तक तो अपने प्राकृत संख्याओं का योग निकाला है। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं सम संख्याओं का योग आपको चाहिए। जैसे टू सम सम प्राकृत संख्या है, सम संख्या है तो माइनस में भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। सम संख्याएं माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। बहुत सारों के बच्चों के मन में रहता है कि क्या सर माइनस के चार सम संख्या नहीं है? भैया माइनस के चार भी सम संख्या है। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सम प्राकृत संख्या, यहाँ प्राकृत शब्द जुड़ना जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैं सम प्राकृत संख्या की बात कर रहा हूँ। तो जैसे सम प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है दो से। जीरो प्राकृत में शामिल है ही नहीं, तो वो पूर्ण संख्या में जीरो शामिल है, प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो, चार, छ, आठ और 10, इनको मुझे अगर जोड़ना है, ये सारी प्राकृत संख्या है लेकिन सम संख्या है। सम प्राकृत संख्या है जो कि इनकी संख्या है 5। अगर इनको मुझे जोड़ना है तो जोड़ने का तरीका क्या होगा? देखो, यहाँ आ रहा है आपका 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, और 8 कितना हो जाएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? 30। मतलब इनका जो योग आ रहा है वो 30 आ रहा है। कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो निकालने का तरीका क्या होगा? टोटल संख्या कितनी है? 5 है। आप 5 का जो मल्टीप्लाई कर दो किससे? 6 से। बताओ 5 कितना होता है? 30। इनका योग 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब मान लो सर और संख्या लेके देख लो, अगर आपने 12 भी ले लिया, आपने 12 भी लिया तो ये संख्या आप कितनी हो गई? 6 हो गई। इसको ऐड कर दो, संख्या 6 हो गई। तो 6 का गुणा कर दो आप किससे? 7 से। 42। बताइए, 2 से लेकर के 12 तक की जो सम संख्या है, इनका योग 42 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है 42। आराम से देख सकते हो, और भी लेके देख लो। आपने अगर 14 भी ले लिया तो अब संख्याएं कितनी हो गई? 7। तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो 8 से, बताओ कितना हो जाएगा? 56। बताइए क्या आंसर आपका 56 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नियम क्या बना कि अगर संख्याएं एन है तो मैं एन का गुणा किससे कर रहा हूं? n+1 से। किससे कर रहा हूं? n+1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो ये याद रखना। इस प्रकार से अपन सम प्राकृत संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं? योग यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो देख सकते हैं, स्टार लगा के लिखोगे आप। प्रथम एन प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं का योग। सम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं का योग। तो कंसेप्ट क्या बनेगा? संख्याओं का योग। तो कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि भैया बना कैसे। तो इनका योग क्या आ जाएगा? एन, और उससे एक ज्यादा से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। इस कंसेप्ट के द्वारा अब तम अपन प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं? योग निकाल सकते हैं। तो जरा देखो, एग्जाम्पल है आपका प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग। सम प्राकृत संख्याओं का योग। सम प्राकृत संख्याओं का योग आपको यहाँ पर बताया कि प्रथम 10 जो सम प्राकृत संख्या है, इनका योग आपको बताना है। तो कोई बड़ी बात है नहीं, आराम से आप समझ गए कि भैया 10 संख्या है, इन 10 संख्याओं का मुझे योग निकालना है। लेकिन प्रथम शब्द जुड़ा हुआ है, ये चीज इंपॉर्टेंट। प्रथम मतलब जहां से सम संख्या की क्या होती है? शुरुआत होती है। कोई डाउट है तो बता देना, कमेंट कर देना आप, है ना। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। तो देख सकते हो कि जो प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या है, इनका मुझे क्या निकालना है? योग निकालना है। तो आसान सी बात है, 10 है तो आपको 10 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 11 से। मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 110। वेरी इजी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चाहे तो आप जोड़ के देख लो, मैं तो मना भी नहीं कर रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, है ना, इसको जोड़ लो। तो ये इनको सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6, 6, 12, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, आगे और देखो कौन सी आएगी? 12, 14, 16, और कितना हो जाएगा? 18, और कितना हो जाएगा? 20। 5 तो ये और 5 है, होगी 10। इनको भी जोड़ के देख लो, कितना आ जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 20। तो 20 और 20 कितना? 40, और ये कितना हो जाएगा? 60। अब आप इन दोनों को जोड़ के देखो, कितना आ जाएगा आपके पास में? 10 होगी क्या टोटल? तो ये कितना आ जाएगा आपका? 20 और सॉरी 20 नहीं, 30। 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60। और ये हो जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा आपका? 80। तो ये कितना आ रहा है? 80। तो जब इन दोनों को जोड़ा अपन ने तो कितना आया? 110 आया। कितना आया? 110। तो इस प्रकार से आप जोड़ के देख सकते हो, इनका योग भी कितना आ रहा है? 110 आ रहा है। तो आप ऐसे जोड़ोगे तो टाइम लगेगा, तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, आगे अगला है आपके पास में। वो सवाल ऐसे भी देगा कि 2+4+3
6 प्लस, आगे आपको ये कह देगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है +50। इन संख्याओं का आपको क्या चाहिए भैया, योग निकालना है। तो पहले आप सीक्वेंस देखो भैया, सीक्वेंस किसका आ रहा है, तो आप देख सकते हैं सारी संख्याएं सम है, सारी संख्या यहाँ पर क्या है, सम संख्या है। तो इन सम संख्याओं का आपको योग चाहिए। तो आप ये तो जानते होंगे ना कि जब भी आप गिनती बोलते हो सम विषम का कंसेप्ट चलता है। एक से शुरुआत होती है, एक दो ऐसे चलते हैं, मतलब एक दो तीन चार, बताओ क्या है, विषम सम विषम सम। तो आधी संख्या सम है और आधी संख्या क्या है, विषम है। तो भैया 2 से लेकर के 50 तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो 25 यहाँ पर सम संख्या है, 25 क्या है, विषम है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप कहोगे भैया एन का मान यहाँ कितना है, यहाँ एन का मान 50 नहीं लेना है, एन का मान कितना है, 25 है। क्योंकि गिनती जब बोलोगे तो इनके बीच में भी तो संख्या आ रही है, उनको तो हटाना पड़ेगा। तो एन का मान 25 आ गया। तो जब योग निकालना है तो 25 का गुणा आपको किससे करना पड़ेगा, 26 से। और 25 का जब 26 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 650। कितना आएगा, 650। यानी कि 2 से लेकर के 50 तक की जो सम संख्या है उनका योग कितना आएगा, 650 आएगा। कितना आएगा, 650। ये इसका कंसेप्ट रहेगा। वो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन दे सकता है। बताओ बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन आपको वो ऐसे भी दे सकता है, जरा देखो, क्वेश्चन इस तरीके से भी वो दे सकता है कि आपको 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग, सम प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की जो सम प्राकृत संख्या है, इन सम प्राकृत संख्याओं का आपको क्या चाहिए, योग चाहिए, संख्याओं का योग। ठीक है। तो 1 से 100 तक की जो सम प्राकृत संख्या है इनका योग आपको यहाँ पर निकालना है। भैया इनका योग कितना होगा, तो बहुत आसान है, जरा देखो। अब ये बताओ, गिनती जब बोलते हो तो 1 से 100 तक की संख्याओं में सम संख्या आती है 50। 50 सम होती है और 50 क्या होती है, विषम। ये तो आप जानते हो। तो यहाँ एन का जो मान आएगा, वो एन का मान कितना है भैया, 50 है। तो भैया योग कितना हो जाएगा, 50 का गुणा किससे कर दोगे आप, 51 से। तो 50 का गुणा 51 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 05। और कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2550। यानी 2550 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 1 से लेकर के 100 तक की जो सम प्राकृत संख्या है इनका जो योग होगा वो कितना होगा, 2550 होगा। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। तो इस प्रकार से अपने सम प्राकृत संख्याओं का योग भी निकालना यहाँ पर सीख लिया है। बताओ कोई दिक्कत है। ठीक है, तो कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब यहां से बढ़ते हैं अपन, अभी तक तो सम को सीखा है, अब हम विषम की भी बात करेंगे। भैया विषम का क्या केस है, तो देखो इधर वापस स्टार लगा के लिखना है अपन को। प्रथम एन, प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं, विषम प्राकृत संख्याओं, विषम प्राकृत संख्याओं, विषम प्राकृत संख्याओं का योग अगर आपको चाहिए कि भैया विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मैं पहले कंसेप्ट समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, बताओ कितनी संख्या है, 5 है। आप इनको जोड़ के देखो, जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ के देखिए। यहाँ जोड़ने पर 25 आ रहा होगा, कितना आ रहा है, 25। तो आपका नियम क्या है, ये टोटल संख्या है, यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है भैया, 5 है। आप 5 का कर दो स्क्वायर, बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अगर मैंने एक संख्या और ले ली तो एक संख्या मान लो कि 11 है, अगली जो विषम संख्या 11 है। अब टोटल संख्या यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 6 हो गई। आप 6 का करो स्क्वायर, कितना आएगा, 36। तो आप 1 से 11 तक की जो विषम संख्या है इनका जोड़ के देख लो, 36 ही आ रहा होगा, आ रहा है। मान लीजिए एक संख्या और ले लेते हैं, मैंने 13 ले लिया, एक और ले लिया मैंने। तो अब यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं कितनी हो गई, 7। तो अब 7 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 49। बताइए रूल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अपने जैसे जैसे संख्या बढ़ा रहे हैं वैसे स्क्वायर करना पड़ रहा है। अगर एक संख्या बढ़ी तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है, 7 है, 7 का स्क्वायर करो, 49। बताओ योग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रूल क्या बना कि अगर संख्याएं एन हो तो इन एन का जो स्क्वायर होगा वो एन, इन एन संख्याओं का क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर। तो प्रथम एन जो विषम प्राकृत संख्या है इनका योग क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते भैया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो एग्जाम्पल है आपके पास में। प्रश्न इस तरह से आ जाए कि प्रथम प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, विषम प्राकृत संख्याओं का योग, विषम प्राकृत संख्याओं
प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होगा, संख्याओं का योग, और प्रथम 10 जो विषम प्राकृत संख्या है इनका योग अगर आपको निकालना है तो बहुत आसान है। आप समझ गए 10 है तो आपको 10 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। यानी कि प्रथम 10 जो विषम प्राकृत संख्या है इनका योग कितना आएगा, 100 आएगा। चाहे तो आप जोड़ के देख लो, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, इनको आप जोड़ के देखो कितना योग आ रहा है आपके पास, देख सकते हो। देखो कैसे जोड़ेंगे, तो ये तो हो जाएगा आपका 10, है ना। और किसके साथ ले सकते हैं अपन यहाँ पर, और अपन ले लेते हैं 11 के साथ 19 को ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये भी आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। और इस 15 के साथ अपन 5 को ले ले तो ये तो 20 हो जाएगा। 3 के साथ अपन ये इसको ले ले तो ये 10 हो जाएगा। अब इनको आप जोड़ के देख लो, 30 और 30 कितना होता है 60, और 20 कितना होता है 80, और ये 90, और ये कितना हो गया 100। तो आप देख सकते हैं इनका योग कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, आप जोड़ के देख सकते हो। तो ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर ये तो 19 तक ही है, अगर और संख्या बढ़ गई तो फिर तो अपन नहीं जोड़ सकते, तो अपन को रूल ही पता होना चाहिए, रूल के हिसाब से इनको देखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन जोड़ सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर। तो इस प्रकार से इनका योग अपन निकालेंगे। अगले अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम ऐसे लिख सकते हैं अपन, 1 + 3 + 5 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में यहाँ आ रहा है आपके पास में 99। आपको 1 से लेकर के 99 तक की जितनी विषम संख्याएं हैं उनका योग निकालना है। अब देखना ये पड़ेगा कि 99 तो कितनी है, ये काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो काउंटिंग करने का तरीका, एक आगे सम संख्या ले लो और उसका आधा कर दो, तो 99 के बाद क्या आता है 100 आता है। 100 का आधा करो कितना आएगा 50। मतलब यहाँ पर 1 से लेकर के 99 तक जो संख्या है वो विषम संख्याओं की संख्या कितनी है 50 है। कितनी है 50। तो यहाँ जो एन का मान है, अब देखो कुछ तो सोचना पड़ेगा आपको। एन का मान तो 50 हो गया, तो आप देख सकते हैं भैया इनका योग क्या होगा। तो इनका जो योग हो जाएगा वो 50 का क्या होगा स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, कितना आएगा 2500। तो बताइए 1 से लेकर के 99 तक की जितनी भी संख्याएं हैं इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा 2500 आएगा। कितना आएगा 2500। बताओ अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ मुझे एक बार। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है क्या। अब प्रश्न ऐसे भी पूछेगा वो आपसे, ऐसे भी पूछ सकता है भैया कि एक से एक से 80 तक, 1 से 80 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का, 1 से 80 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का क्या चाहिए आपको, योग चाहिए। तो भैया 1 से लेकर के जो 80 तक जो विषम प्राकृत संख्या है इनका योग क्या होगा, तो आप खुद बताओ। 1 से लेकर के 80 तक कितनी विषम संख्या होती है। 80, मैंने कहा था इससे 80 तक ही पूछ रहा हूँ, तो 80 का आधा कितना होता है 40। मतलब 1 से लेकर के 80 तक विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी 40। 40 विषम होती है और 40 सम होती है। तो बताइए इन विषम संख्याओं का योग चाहिए, तो भैया एन का मान कितना है, तो एन का जो मान आ रहा है आपका वो 40 आ रहा है। तो बताओ योग कितना हो जाएगा, तो बहुत आसान है योग निकालना। तो बताओ क्या आएगा 40 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर करो कितना आएगा 1600। यानी कि 1 से 80 तक की जो विषम संख्याएं हैं, विषम जो प्राकृत संख्या है उनका योग कितना आएगा आपका यहाँ पर 1600 आएगा। कितना आएगा 1600। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी किस प्रकार से अपन इन प्राकृत संख्याओं को क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का अगर डाउट का मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। बताओ जल्दी से कमेंट करके। बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या आएगा आपके पास में। तो प्रथम एन जो विषम प्राकृत संख्या है इनका जो योग होगा यहाँ पर कितना आएगा, वो हो जाएगा एन का स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा एन का स्क्वायर। ये विषम संख्याओं के प्राकृत संख्याओं का योग का कंसेप्ट है। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। अपन ने ये देखा है यहाँ पर अब दो चीजें और है, और हालांकि वो स्क्वायर में अपन पढ़ते हैं यहाँ नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर वो आपसे कहे, स्टार लगा के फिर देख लेना आप यहाँ पर, कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं
के वर्गों का योग, के वर्गों का योग अगर वो पूछे, वर्गों का योग, तो प्रथम एन जो प्राकृत संख्या है इनके वर्गों का एक योग का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, एन एन प्लस वन, और क्या आ जाएगा, टू एन प्लस वन। ठीक है, और अपॉन में कितना आएगा, सिक्स आएगा, कितना आएगा, सिक्स। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा, तो एग्जांपल है आपका यहाँ पर, एग्जांपल रहेगा कि प्रथम, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, और यहां लिख दिया मैंने टेन का स्क्वायर। इनका स्क्वायर का मुझे सम चाहिए भैया। तो भैया आसान है, रूल के हिसाब से चलोगे तो आसान आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले एन, तो एन 10 है, 10 का गुणा किससे करना है आपको, एक ज्यादा से, 10 प्लस एक मतलब कितना आएगा, 11। फिर आपको गुणा करना है इसका डबल से, एक ज्यादा, 10 का डबल होता है 20, एक ज्यादा कितना होता है 21, से गुणा करो तो बच्चे कितना आ जाएगा, सिक्स आएगा। सिक्स को कैंसिल करो, थ्री से कटेगा टू टाइम, और थ्री से कटेगा सेवन टाइम, और टू से कैंसिल हो जाएगा फाइव टाइम। मतलब आपको 35 का गुणा करना है 11 से, तो 35 का गुणा कर 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 385। मतलब एक से लेकर के 10 तक की जो प्राकृत संख्या है इनके वर्गों का योग कितना आएगा, 385 आएगा। कितना आएगा, 385। इस प्रकार से आप इनका योग निकाल सकते हो। एक कंसेप्ट और है, और वो रहेगा घन का। तो देखो इधर, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं, प्रथम एन जो आपकी प्राकृत संख्या है, इन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, अगर इनके घनों का योग पूछे, के घनों का योग अगर आपसे पूछा जाए कि घनों का योग क्या होगा, तो क्या कंसेप्ट रहेगा, एन एन प्लस वन, और इसका करोगे आप हाफ। ठीक है, और इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए आपके पास में कि वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस, यहाँ आ जाए आपके पास में प्लस टेन का क्यूब। अगर इसका क्यूब आपको निकालना है, क्यूब का सम आपको चाहिए, तो मैंने आपको तरीका बताया। टोटल संख्या कितनी है, ये 10 है, तो 10 का गुणा आपको किससे करना है, एक ज्यादा से, मतलब किससे करोगे, 11 से, और इसका क्या करोगे आप, हाफ, और इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, पांच, मतलब 55। ठीक है, तो आपको 55 का स्क्वायर निकालना है। अब ध्यान दें, अगर किसी संख्या के ऊपर पांच, किसी संख्या के पीछे अगर पांच है तो उसका स्क्वायर निकालना तो आसान है। कैसे, पांच का 25 तो आपको लिखना ही है। ठीक है, और इस पांच का गुणा किससे करोगे आप, 6 से, तो पांच छह कितना हो जाएगा, 30, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 3025। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, 55 का 55 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आंसर होगा, 3025 आपका आंसर आएगा। तो बताइए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बताइए, कोई डाउट है क्या, बोलो जल्दी से। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।